नमस्कार साथियों, राजनीति विज्ञान के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की और बनने का एक सपना सजोए बैठे हैं कि वह UGC नेट क्रैक करेंगे, JRF लेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और स्कूल लेक्चरर बनेंगे, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने आकलन से ये पता कर लगाएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक है। और अगर आपको ये सच में लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत लाभदायक है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों के लिए भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और बिल्कुल निःशुल्क पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर आपको कराया जाएगा। आने वाली भर्तियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल लेक्चरर की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है और UGC नेट JRF करने वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत उपयोगी है। और राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उपयोगिता एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमनली सभी में आपको मिल जाएगा, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे नेट JRF हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो शुरू करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। सबसे पहले समझते हैं कि राजनीति का अर्थ क्या होता है। राजनीति का जो अर्थ आमतौर पर लगाया जाता है, कई व्यक्तियों से आपने भी सुना होगा कि अरे यार वो तो राजनीति करता है, वो तो बहुत बेकार आदमी है और इस तरह की राजनीतियाँ वहाँ चलती हैं। तो इस तरह की बातें हमें जब सुनने पर मिलती हैं क्योंकि उन्होंने राजनीति विज्ञान को पढ़ा नहीं है। जब वह राजनीति विज्ञान को जो व्यक्ति पढ़ लेता है, जो छात्र होता है राजनीति विज्ञान से, उससे पूछ के देखिए कि राजनीति विज्ञान क्या है, तब पता चलेगा कि इसकी गहराइयों का क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं राजनीति का क्या अर्थ होता है। तो राजनीति जो है वह मनुष्य से एक अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, सब्जेक्ट है। और सार्वजनिक जीवन जो होता है एक मनुष्य का, उस सार्वजनिक जीवन में बहुत तरह की चैलेंजेस उसके सामने आते हैं एक समाज में रहकर। तो उन चैलेंजेस को किस तरह से उनके बीच में समझौता किया जाए और किस तरह से उसको एक उसका समाधान निकाला जाए, वो एक राजनीति का मुख्य विषय मुझे लगता है। जो हितों में टकराव होते हैं, उन हितों के टकराव को किस तरह से बैलेंस किया जाए और एक सुखी और शांतिपूर्ण और पीसफुल जो जीवन है उसको किस तरह से जिया जाए, वो इसका एक जो मोटिव होता है, वो इसका मेन मोटिव है। पूरी राजनीति को आप जब भी पढ़ोगे तो आपको सिर्फ एक जो कॉमन चीज़ इसमें मिलेगी वो ये मिलेगी कि किस तरह से शांति को बहाल किया जाए, किस तरह से कन्फ्लिक्ट्स को कम से कम किया जाए, किस तरह से न्याय किया जाए, किस तरह से समानता दी जाए, किस प्रकार से स्वतंत्रता दी जाए। तो इन सब के जो एक मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि राजनीति में कि किस प्रकार से शांति को, एक शांतिपूर्वक जीवन को जिया जाए। तो सबसे पहले जो ये तो हमने एक परिभाषा देख ली जो हमारी व्यवहारिक परिभाषा है, जो हमारी लैंग्वेज में है। लेकिन अगर हम इसे किताबी लैंग्वेज में देखें तो राजनीति का जो संबंध है वह मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से है, सार्वजनिक गतिविधि से है। और जीवन का वह ये क्षेत्र और आयाम है जहाँ हितों के लिए संघर्ष करते हैं और वस्तुओं और संसाधनों पर अपना दावा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, संसाधन क्या है, सीमित होते हैं। संसाधन सीमित होते हैं और संसाधनों पे क्लेम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। जब क्लेम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे और संसाधन सीमित होंगे तो कन्फ्लिक्ट होंगे, सीधी सी बात है। अब इन कन्फ्लिक्ट्सों को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो वही काम करती है ये राजनीति, मैनेजमेंट का। तो राजनीति के जो अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है पॉलिटिक्स, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है और पॉलिटिया से हुई है। तो ये एक फैक्चुअल है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राजनीति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पॉलिटिया से हुई है, पॉलिस से हुई है। इस तरह के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, वहाँ से आपको चूज करना होता है। जो पॉलिस है उसका शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नगर राज्य। तो आधुनिक समय में अगर हम राजनीति का अर्थ देखें तो जो राज्य होता है, सरकार होती है, प्रशासन होता है, व्यवस्था होती है, इनके अंतर्गत एक जो समाज के संदर्भ और संबंधों में के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान एवं अध्ययन से है। जो पहले हम परंपरागत उसको देखते हैं तो उसमें क्या है कि संस्थाओं को देखा जाता था, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था।
संस्थाओं के अंदर की प्रोसेस का अध्ययन नहीं किया जाता था। किस प्रकार से अन्य सामाजिक जो दबाव समूह होते हैं, जो अन्य समूह होते हैं, वो किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं संस्थाओं को, ये नहीं देखा जाता था। लेकिन आधुनिक समय में जब देखते हैं तो समाज के विभिन्न जो समूह हैं, वो समूह किस तरह से इसको सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन और इन संस्थाओं को किस तरह से इफेक्ट करती है, किस प्रकार से इनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ये आधुनिक समय में राजनीति का अर्थ है। अब देखते हैं इसका नामकरण। नामकरण में क्या है कि ये एक फैक्चुअल पार्ट है और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल की अगर आरपीएससी की आप ट्रेंड देखेंगे तो क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वो किस लिए है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि राजनीति बहुत ही एक तरह से विवादास्पद सब्जेक्ट कह सकते हैं। थिंकिंग्स अलग अलग होती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग्स होती हैं, इसलिए विचारों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इस तरह से। तो जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर फैक्चुअल बना दिए जाते हैं ताकि बाद में ऑब्जेक्शंस वगैरह की कोई प्रॉब्लम उनमें ना रहे। तो इसलिए ये फैक्चुअल जो नॉलेज है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है अब एग्ज़ाम के नज़रिए से। और सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है वो इन फैक्चुअल क्वेश्चंस में ही आती है। तो पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तू ने किया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कई बार पूछा गया है कि मास्टर साइंस किसने कहा है पॉलिटिकल साइंस को। तो अरस्तू ने मास्टर साइंस कहा है पॉलिटिकल साइंस को। मास्टर साइंस किसने कहा, ये तो एक अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉर्मल हो गया है, काफ़ी बार पूछ लिया गया है। लेकिन आर्किटेक्टोनिक साइंस, आर्किटेक्टोनिक साइंस एक नया शब्द है, ये थोड़ा सा नया लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया है। आर्किटेक्टोनिक साइंस किसने कहा, तो ये भी अरस्तू ने ही कहा था। तो अरस्तू ने राजनीति को दर्शन से अलग किया और एक स्वायत्त विषय के रूप में बना दिया। तो यह राजनीति विज्ञान के पिता कहलाए। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है। ऑप्शंस में आपको ये देखना होगा कि कहाँ लिखा हुआ है कि राजनीति को दर्शन से अलग करने के कारण, एक स्वायत्त विषय बनाने के कारण अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस नाम किसने दिया, तो दो दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, विलियम गॉडविन और एक नारीवादी विचारिका है हमारे पास। जब हम नारीवाद पढ़ेंगे तो उनका बहुत नाम पढ़ेंगे, मैरी वॉलस्टोनोक्राफ्ट। तो इन्होंने दोनों ने दंपत्तियों ने इसको पॉलिटिकल साइंस नाम दिया। एरिक रोबे ने पॉलिटिकोलॉजी शब्द दिया और इसका जो अर्थ होता है वो राजनीति विज्ञान या राजविज्ञान होता है। शब्द सीधा ही पूछा जाएगा कि पॉलिटिकोलॉजी शब्द पर इसने प्रयोग किया राजनीति विज्ञान के लिए, तो वहाँ आप कहेंगे कि एरिक रोबे ने किया। इमर्सन एक विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को महान विज्ञान कहा है कि यह एक प्रकार की महान विज्ञान है। अल्फ्रेड डी ग्रोजिया ने इन्हें विज्ञानों की महारानी कहा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इन्हें कहा है राजनीति विज्ञान वर्तमान सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि याद रखने का एक तरीका जो मैं बता देता हूँ, क्या होता है कि कोई भी थिंकर है, अगर हम उसे पढ़ के और आगे बढ़ गए तो हम उसे भूल जाएंगे। थिंकर पढ़ लिया, उसकी कोटेशन पढ़ ली और उस थिंकर को नेट पे जाके उसका नाम डाल दिया और उसको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लिया, तो वो थिंकर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। थिंकर सेट हो गया, थिंकर से रिलेटेड कोटेशन भी सेट हो जाएगी। एक दो बार रिवाइज करेंगे, हो सकता है पहली बार पढ़ें तो भूल जाएं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के जो कोटेशंस हैं इनको याद करने का सीधा सा एक ही जो सिंपल तरीका है वो ये है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए और ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। तो उदारवादी राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, समाज है, समाज में संघर्ष है, हितों के लिए संघर्ष है और समझौता कराने के लिए राजनीति आती है। तो उदारवादी भी बिल्कुल इसे कहते हैं, एक समझौते की कला, इज द आर्ट ऑफ। तो ये समझौते की कला है और परस्पर जो विरोधी हित होते हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने की
ये एक गतिविधि है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानते उदारवादी इससे। तो शक्ति के रूप में कौन कौन मान रहा है? तो शक्ति के रूप में तो इसे बहुत सारी विचारधाराएं हैं, जैसे कि यथार्थवादी है, व्यवहारवादी हैं, नारीवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, उत्तराधुनिकतावादी। उत्तराधुनिकतावादियों में मिशेल फूको ज़्यादा इस पर थोड़ा सा गौर देते हैं कि शक्ति के रूप में स्पष्ट करते हैं। तो ये सभी जो हैं शक्ति के रूप में मानते हैं। और यथार्थवादी और व्यवहारवादी अधिकांश जो है उसे शक्ति का विज्ञान मानते हैं कि यह एक शक्ति का विज्ञान है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। सीधा क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन मानता है, यथार्थवादी व्यवहारवादी दोनों ही मानते हैं। तो व्यवहारवादी के लिए शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्तिवादी दृष्टिकोण युद्धहीन संघर्ष जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझाया जाता है। अब देखिए, मानवीय आवश्यकता संसाधन, मानव को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मानव को आवश्यकता होती है संसाधनों की। तो संसाधनों से की पूर्ति से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी वितरण से संबंधित समस्याएं आती हैं, उनको सुलझाने का काम फिर राजनीति करती है। तो राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। सीधा ही क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि किसने राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है? तो हंस जो मार्गन्थव हुए वो शक्ति के लिए संघर्ष कहते हैं। हालांकि इसके समर्थक और भी हैं, जैसे कि मैक्स वेबर है, कैटलिन है, लासवेल है, रॉबर्ट डहेल है, ये इसे शक्ति के लिए संघर्ष कहते हैं। आगे यथार्थवादी विचारक थ्यूसिडाइस, कौटिल्य, मैकियावेली, हॉब्स, मैक्स वेबर, जे मार्गन्थव। देखिए, मैंने ये विचारक ऊपर ही ऊपर आपको लिख दिए हैं कि ये यथार्थवादी हैं, ये व्यवहारवादी हैं। तो इन विचारकों को लिखने का मतलब ये है कि आपको ये थिंकर्स को पहले डिवाइड करना होगा कि कौन सा थिंकर किस विचारधारा से संबंधित है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी किसी भी विचारधारा से संबंधित कोई भी कोटेशन आएगी और वो ये पूछेंगे कि ये कोटेशन किसकी है, तो एक थिंकर की कई कोटेशंस होती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोटेशन यार किसकी है। तो अगर हमें ये याद रहेगा कि कौन सा थिंकर किस विचारधारा से संबंधित है, तो उस कोटेशन को देख कर हम कर सकते हैं कि यार ये विचारधारा तो यथार्थवादियों की है, तो कोई ना कोई यथार्थवादी थिंकर ही इसको कह सकता है। और अगर ऑप्शंस में 3 थिंकर किसी और विचारधारा के दिए हों और एक थिंकर यथार्थवादी विचारक दिया हो, तो आप उसे टिक लगा सकते हैं और वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यथार्थवाद की कोटेशन है और यथार्थवादी 3 ऑप्शन में एक ही है, तो आप उसको आराम से टिक लगा सकते हैं। भले ही आपको पता नहीं है कि ये इसने कहा है, लेकिन फिर भी आप उसे टिक लगा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन करने का तरीका है। तो थिंकर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मिक्स ना करें इनको लिख के अलग अलग विचारधारा लिखी और उसके थिंकर्स लिखे, और कई बार रिवीजन करेंगे, मल्टीपल बाय टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो आराम से ये अलग अलग सांचे में सेट हो जाएंगे। तो यथार्थवादियों के अनुसार शक्ति हिंसा के रूप में है और शक्ति का प्रदर्शन हिंसा के रूप में करते हैं यथार्थवादी। मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली की एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि राजनीति बस सत्ता को पाने और उसे बनाए रखने के बारे में है। ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सत्ता हमने पा ली और बस, नहीं, सत्ता को पाना है और उसे बनाए रखना है। बनाए रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैकियावेली को जब हम पढ़ेंगे तो इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया थिंकर है और काफ़ी एक तरह से यह कह सकते हैं कि इन्होंने आधुनिकता को प्रारंभ किया है। मैकियावेली से ही आधुनिकता का प्रारंभ माना जाता है। आगे चलते हैं। मैक्स वेबर की एक पुस्तक है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। पॉलिटिक्स एज ए जो वोकेशन 1919 में एक पुस्तक आई है, और इस पुस्तक से 2022 में एक क्वेश्चन बना था स्कूल लेक्चरर में शायद, कि व्यवसाय के रूप में राजनीति निम्नलिखित में से कौन सा थिंकर मानता है। अब देखो, आरपीएससी किस हद तक क्वेश्चन पूछती है। पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन एक पुस्तक का नाम है। पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन एक पुस्तक का नाम है। अब जिसने भी इस पुस्तक को एज इट इज़ रट लिया कि पॉलिटिक्स एज वोकेशन 1919 में, और फिर वो चला गया, तो वो इसको गलत करके आएगा, या फिर करके ही नहीं आएगा कि व्यवसाय के रूप में राजनीति, मुझे क्या पता। लेकिन अगर जिसने भी इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करके देखा है,
पॉलिटिक्स एजुकेशन, व्यवसाय के रूप में राजनीति, वो उस क्वेश्चन को 100% करके आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से घुमाने का प्रयास आपको किया जा सकता है। तो आपको ये जो आएगी कला कि कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये ऐसे आएगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए और वीक में संडे जो होता है, संडे को कुछ मत कीजिए, बस रिवाइज कीजिए जो आपने पूरे सप्ताह में पढ़ा है। और जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, हर संडे को एक क्वेश्चन पेपर को ज़रूर निकालिए। आरपीएससी के, नेट के, जो भी हैं अवेलेबल हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को निकालिए। उससे पता चलेगा, इसलिए नहीं कि वो क्वेश्चंस एज इट इज आएंगे, नहीं, पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह से फिर आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो आप जब पढ़ेंगे तो आपका माइंड अपने आप रिएक्ट करेगा कि यार इस लाइन से इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। चलो आगे चलते हैं। यथार्थवादी विचारकों के बाद व्यवहारवादी विचारक। तो व्यवहारवादी विचारक आपके चार्ल्स मैरियम हैं, लासवेल है, कैटलिन है, डेविड ईस्टन है, रॉबर्ट डहेल हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि कौन सा व्यवहारवादी विचारक हैं। चार्ल्स मैरियम, लासवेल, कैटलिन, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल, ये सब 20वीं सदी के स्टार्टिंग के व्यवहारवादी हैं ज़्यादातर। और व्यवहारवाद की जो उत्पत्ति है वो हम 20वीं सदी के स्टार्टिंग से मानते हैं। और हालांकि व्यवहारवाद सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद थोड़ा सा अपनी एक्चुअल फॉर्म में आया था, और वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा जब डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो पूरी संकल्पना थी वो दी थी, तो वहाँ से थोड़ा सा माना जाता है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग 20वीं सदी के स्टार्टिंग से हो गई थी। तो इसका हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति का जो संबंध है ताकत व राज्य के साधनों से वितरण से, वही वितरण की बात आ रही है। हम पहले ही बता चुके हैं, संसाधनों के वितरण के रूप में राज्य के संसाधनों का वितरण का साधन है राजनीति को, बस ना। तो हम पहले भी देख चुके हैं। डेविड ईस्टन की बहुत ही फेमस कोटेशन यहाँ पे सामने लिखी हुई है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधारिक आवंटन से। काफ़ी बार पूछ ली गई है हालांकि, और पर क्या होता है कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधारिक आवंटन से है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन इसलिए है क्योंकि जो राजनीति का कोर दिखाई दे रहा है इसमें, समाज में मूल्यों का आधारिक आवंटन, पूरा एक लाइन में समेट दिया है राजनीति का संबंध क्या किस चीज़ से संबंधित होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कई बार ऐसी चीज़ होती है कि बहुत चीज़ें सरल होती हैं लेकिन हमारे हमसे गलत हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। तो सरल चीज़ों को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, उन्हें भी रिवाइज करते रहें। हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, एग्ज़ाम का अलग प्रेशर होता है उस टाइम पे, तो कई बार इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं और बाद में फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है हमको कि यार ऐसा इतना इजी क्वेश्चन भी हमने कर दिया। तो इजी क्वेश्चंस को भी हल्के में ना लें। और सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इजी क्वेश्चंस की। कठिन क्वेश्चन आप गलत कराएं तो सभी करेंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन आप गलत कराएं तो सब करेंगे सॉल्व से, और आप गलत कराओगे तो वहाँ ज़्यादा थोड़ा नुकसान होने की आपकी संभावना होती है। तो इजी क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें। और पेपर बैलेंस आता है। पेपर ऐसे नहीं है कि आपको टफ़ ही टफ़ क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बिल्कुल इजी होते हैं और आप जो करोगे यार ये इतना इजी क्वेश्चन और मुझसे कैसे गलत हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं लासवेल की परिभाषा, प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। उसके बाद रॉबर्ट डहेल ने राजनीति उस समय अस्तित्व में आती है जब लक्ष्य और साधन में विवाद होता है। तो विवादों का समाधान ही तो राजनीति के द्वारा किया जाता है। अगर समाज में विवाद ही नहीं होते तो हमें राजनीति की आवश्यकता होती क्या? नहीं। सरकार की, पुलिस की, बल की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता सिर्फ तभी होती है जब समाज में विवाद उत्पन्न होते हैं। विवाद उत्पन्न होगा तो समाधान चाहिए, समाधान के लिए एक एजेंसी, एक मध्यस्थता करने वाली संस्था चाहिए। तो कहाँ से आएगी? वो सरकार के रूप में बनाई जाती है। तो रॉबर्ट डहेल ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको बता दिया है कि लक्ष्य और साधन जब विवादास्पद होते हैं तो राजनीति अस्तित्व में आती है। रॉबर्ट डहेल एक राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का कोई भी प्रतिमान है जो कि एक सार्थक मात्रा में शक्ति, शासन और सत्ता के साथ अंतर्गत है। तो इसने, रॉबर्ट डहेल ने राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, शासन और सत्ता को समाहित कर दिया है।
इसका मतलब है कि राजनीति में शक्ति, शासन और सत्ता ये तीनों ही समाहित होती हैं। शक्ति के बिना राजनीति संभव नहीं है। कोई भी सरकार है, कोई भी राज्य है, वह शक्ति के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि समाज में ऑर्डर स्थापित करने के लिए, पीस स्थापित करने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। शासन चाहिए, सत्ता भी चाहिए। सत्ता में आप आगे चल के हम पढ़ेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता वाला एक टॉपिक। सत्ता के अंतर्गत शक्ति और शक्ति के साथ साथ वैधता, वैधता बहुत ज़रूरी है ना। तो ये आगे पढ़ेंगे हम, जब हम शक्ति, शासन और सत्ता को पढ़ेंगे। उसके बाद चलते हैं मार्क्सवादी विचारक। मार्क्सवादी विचारक जो कि लेनिन हैं, लेनिन जो कि रूसी क्रांति के अग्रदूत हैं, और इन्होंने राजनीति को घनीभूत रूप में अर्थनीति के रूप में माना है। तो जहाँ मार्क्सवाद आ गया वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के आसपास घूमती रहती हैं। तो ये आप उनकी कोर थिंकिंग है। तो कार्ल मार्क्स ने राजनीति को अधिसंरचना कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अधिसंरचना कहा है, यहाँ से सवाल ये उठता है कि अधिसंरचना क्या होती है। अधिसंरचना तो कार्ल मार्क्स ने आधार और अधिसंरचना में बांट दिया पूरी व्यवस्था को। एक तरह से इसको समझने के लिए ये कर सकते हैं कि एक घर होता है, उस घर की एक नींव होती है, और नींव के ऊपर मकान, ईंटों से मकान बनाया जाता है, एक रूम बनाया जाता है, जो भी है। तो जो नींव होती है वो तो आधार है, और आधार के ऊपर जो फिर ईंटों से बनाया गया है एक ढांचा, जो मकान है, वो अधिसंरचना है। तो आधार पे डिपेंड है अधिसंरचना। इसी तरह राजनीति किस पे डिपेंड है? आधार पे। तो आधार क्या है? अब सवाल ये उठता है कि मार्क्स ने फिर आधार किसको माना है? अगर राजनीति को अधिसंरचना माना है तो आधार किसको माना है? तो आधार माना है उत्पादन की प्रणाली को, उत्पादन की शक्तियों को और उत्पादन के संबंधों को। डिटेल में हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद जब आएगा, सिलेबस में है हमारे, डिटेल में पढ़ना है। और जिस दिन हम मार्क्सवाद को पढ़ेंगे और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपके लिए यहाँ बस इतना याद रख लीजिए, कार्ल मार्क्स ने राजनीति को अधिसंरचना कहा है, और उत्पादन की प्रणालियों को आधार कहा है। और जब उत्पादन की प्रणालियों में आधार में चेंज होता है तो अधिसंरचना भी चेंज हो जाती है। इतना याद रख लीजिए। इसके बाद नारीवादी विचारक कैट मिलेट, उनकी एक पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, 1970 में उन्होंने लिखी। तो जहाँ नारीवादी विचारक आ जाएंगे तो वो तो सीधा सीधा एक ही उनका मोटिव है कि महिलाएं हैं और पुरुष हैं, दो वर्ग, महिला और पुरुष। तो पुरुष का नियंत्रण महिला के ऊपर। तो इनकी जो पूरी जो नारीवादियों का वो चलता है थिंकिंग, वो पूरी इसी के अनुसार चलती है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है कि राजनीति को शक्ति संरचनात्मक संबंध का है ना, पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और टर्म याद रखना है आपको, शक्ति संरचनात्मक संबंध, मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो शक्ति से स्ट्रक्चर्ड होता है, वो वाला एक रिलेशन है। तो ये जो ऐसा रिलेशन जो शक्ति से स्ट्रक्चर्ड होता है वो राजनीति है, ये कैट मिलेट का कहना। उसके बाद उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हमारे मिशेल फूको, जो राजनीति को उत्पीड़न और शोषण की प्रक्रिया के रूप में बताते हैं। उत्तर आधुनिकता भी हमारे सिलेबस में है, बहुत डिटेल पढ़ना है हमको। यहाँ इतना याद रख सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी मिशेल फूको हैं, और राजनीति को शक्ति पर आधारित एक उत्पीड़न और शोषण की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। तो हमने आज राजनीति के अर्थ को जानने की कोशिश की, परिभाषा को जानने की कोशिश की, विभिन्न विचारधाराएँ, उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, उत्तराधुनिकतावाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, किस तरह से इनके बारे में क्या थिंकिंग है, इनके विचारक कौन कौन से हैं, इनको जानने की प्रयास किया। तो ये एक शुरुआती वीडियो है जो मैंने बनाया है राजनीति के, और मेरा ये पहला प्रयास है वीडियो बनाने का। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने और भी मित्रों को लाभान्वित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।